हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज फिर से हम लोग फिजिक्स के 2023 प्रश्न पत्र के 346 BX पर विचार करते हैं। ये प्रश्न पत्र आप देखें 346 BX। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको हमने कंप्लीट कराया था, यानी फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन से हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और इन्हें आप आसानी से देखें। तो सबसे पहले इसमें जो आपका दूसरा प्रश्न है उसका फर्स्ट पार्ट है बेटा कि ये दूसरे का आपका फर्स्ट पार्ट यानी ए बोला है, यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अवदृश्यक व नेत्रिका लेंसों के अवदृश्यक लेंस की आवर्धन दी गई है। क्या दी गई? अविदृश्यक लेंस की आवर्धन। अवदृश्यक लेंस की आवर्धन दिया बेटा m1, और फिर आपको नेत्रिका लेंस का आवर्धन आपको दिया है m2। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अवदृश्यक व नेत्रिका लेंस के आवर्धन m1 व m2 है। तो आपको क्या बताना है? सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आपको बतानी है। एक एक नंबर के क्वेश्चन है आपके पास, ये भी है ना। तो देखो बेटा, एक नंबर का क्वेश्चन है, कोई डेरिवेशन नहीं है, आपके इसके आंसर देने हैं। तो आवर्धन क्षमता संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की क्या होगी? यदि नेत्रिका लेंस और अवदृश्यक लेंस के आवर्धन आपको दिए गए हैं तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर m1 इंटू m2। ये आपका आंसर इसका होगा। ठीक है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर m1 इंटू m2। इसका मतलब यह हो गया, m1 मतलब अवदृश्यक लेंस की आवर्धन और m2 मतलब नेत्रिका लेंस की आवर्धन, यानी दोनों के गुणनफल के बराबर होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। आगे बढ़ें, चलिए अब देखो इसी का ख पार्ट, दूसरे का ख। बेटा इस प्रश्न में आपको पूछा, बहुत जगह जरूरत पड़ती इसकी। संट से क्या अभिप्राय है? यानी संट क्या होता भाई? अभिप्राय, यानी संट के आपको बताना है संट होता क्या है। अभिप्राय मीन्स संट क्या होता है? अरे भाई बहुत जगहों पे यूज होता है, एकदम सिंपल सी चीजें हैं। संट मीन्स अल्प प्रतिरोध, सूक्ष्म प्रतिरोध को संट कहते हैं। यानी संट का जो अभिप्राय है वो कहां से भाई? सूक्ष्म प्रतिरोध से। किसी परिपथ, किसी परिपथ में सूक्ष्म प्रतिरोध। बेटा कैसा प्रतिरोध? सूक्ष्म प्रतिरोध को संट कहते हैं। यानी जो लोवेस्ट रेजिस्टेंस होता है, कम से कम रेजिस्टेंस जो होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। यह भी एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसी का सी पार्ट, दोनों पार्ट क्लियर। अब देखो भाई दूसरे का ग क्या है? दूसरे के ग में आपसे पूछा है सिंपल सा क्वेश्चन, और वो है क्या? वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का प्रथम नियम। किसका भाई? किरचॉफ का प्रथम नियम लिखें। किरचॉफ का प्रथम नियम। देखो किरचॉफ का प्रथम नियम होता क्या भाई? अगर आपको क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप समझें। किसी संधि से होकर गुजरने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। किरचॉफ के प्रथम नियम में कहा गया है किसी भी संधि से होकर गुजरने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। अर्थात आप लिख सकते हो क्या? सिग्मा i = 0। अब देखो बेटा, मान लीजिए कि संधि, ये कोई जंक्शन है, संधि है, और ये आपकी इनपुट करंट है,
मान लो भाई I1 एम्पियर, I2 एम्पियर, ये आपकी आउटपुट करंट हो गई I3, I4 एंड I5। ये आपकी संधि हो गई। यहां पर कोई संधि है? यस। इनपुट करंट आपकी I1, I2 एम्पियर है, आउटपुट करंट है कौन? I3, I4, I5। तो देखें I1 और I2 इनपुट करंट पॉजिटिव ली जाएगी, आउटपुट करंट क्या हो जाएगी भाई? निगेटिव ली जाएगी। लेकिन समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल कितना होता है बेटा? 0 होता है। तो आप लिख सकते हो क्या? I1 प्लस I2 प्लस I3 यानी -I3 प्लस -I4 प्लस -I5 इक्वल टू 0। इस तरह I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। देयरफॉर लिख सकते हो क्या भाई? I3 प्लस I4 प्लस I5। इस तरीके से आप कह सकते हो इनपुट करंट का जो सम होता है आउटपुट करंट के सम के इक्वल होता है। संगत धाराओं का यानी समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। इसे ही हम किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। क्लियर? अब देखो भाई दूसरे का घ, ये एक एक नंबर के प्रश्न हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, इनको देखते चलें और ऐसे प्रश्नों को आप अपनी मेमोरी में बना के रखिए, इनकी ज़रूरत भी न्यूमेरिकल में पड़ती है आपको। देखो भाई यहां पर आपसे कहा है स्वप्रेरण गुणांक, सेल्फ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, क्या कहते हैं इसको? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण गुणांक। तो आपको क्या करना भाई? स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए, इसकी आपको डिफिनीशन देनी है। तो इसकी डिफिनीशन वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। आप केवल फार्मूला देखें इसका, आपको डिफिनीशन याद हो जाएगी। तो स्वप्रेरण गुणांक का या उसकी परिभाषा आप देखो भाई हमने आपको पढ़ाया है n5 प्रोपोर्शनल टू I। किसी परिपथ में, कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। n5 प्रोपोर्शनल टू I ये कॉन्सेप्ट आपका होता है। अब अगर इसको आप प्रोपोर्शनल हटाते हो तो आपको मिलता है क्या? n5 इक्वल टू Li। अब L इक्वल टू कितना हो गया? n5 अपॉन I। बेटा ये L ही आपका सेल्फ यानी कि स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। ये जो L है, इस L को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसको हम कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक। इसकी डिफिनीशन अब कैसे करेंगे? इफ I इक्वल टू 1 एम्पियर देयरफॉर L इक्वल टू n5 अपॉन 1, L इक्वल टू n5। तो देखो भाई इसकी डिफिनीशन आ गई आपके पास। किसी परिपथ या किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है यदि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो। कितनी? 1 यूनिट करंट आपकी सप्लाई हो। यानी किसी कुंडली में अगर एकांक धारा प्रवाहित होती है तो उसका स्वप्रेरण गुणांक उसकी फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। तो डिफिनीशन आपको क्लियर हुई। इस तरीके से किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उसकी फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है यदि उस कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है। इसके अकॉर्डिंग इसकी जो यूनिट होती है वो होती बेटा कितनी? हेनरी। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है? हेनरी। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इस तरीके से स्वप्रेरण गुणांक आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला इसमें प्रश्न आपसे पूछा है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर विभव का सूत्र लिखें। क्या लिखना भाई? अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का फॉर्मूला, ये दूसरे का घ, वैद्युत विभव का अच्छी स्थिति में। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता भाई? V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना होगा भाई? P अपॉन R। ठीक है, इस तरीके से
आप इस फार्मूले को यहाँ से दे सकते हैं। तो वैद्युत विभव के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट मिल गया। अब देखो बेटा, इसमें हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे और तीसरा प्रश्न है क्या, उसको आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अगर कोई समस्या है तो आप जो है हमें क्या कहते हैं, कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं कि हमको इस टॉपिक पे, इस पॉइंट्स पे दिक्कत हो रही है। तो मैं अब आगे आपको बढ़ रहा हूँ भाई, क्वेश्चन नंबर किस पर, 3 पर। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपसे बोला है, ये क्लियर हो गया, v = 1/4πε0 p/r²। अगर माध्यम का परावर्तकांक k है तो वहां पर k आप पुटअप करो, अदरवाइज आप ये लिखो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो अब आप ध्यान दें, तीसरे का एक न्यूमेरिकल है, उसको आप ध्यान दें। चलिए, ये सेकंड पार्ट आपके कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा। आज बस यहीं तक, लेकिन आप प्रैक्टिस करते चलें अच्छे से। आप जो है इस सेट को करते चलें। अगर आप इन सेट को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो 100% जो आपके भाई डेरिवेशन है, 60 क्वेश्चन हैं, 100% आपको पेपर में 2024 में मिलेंगे। इसलिए आप इनको प्रैक्टिस करें। थैंक यू।